प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमीबा क्लासेस आसिफ सर के साथ। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इम्बाइबिशन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस यूट्यूब अमीबा क्लासेस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर डेली 9th और 10th से रिलेटेड आईसीएसई बायोलॉजी की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक कर कर जरूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस अमीबा क्लासेस चैनल को शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सब्सक्राइब भी करते रहे। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं बिना किसी बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो वो वाला डायलॉग नहीं बोलेंगे, तुम लोग परेशान मत हो बिल्कुल। चलिए, बच्चे लिख रहे हैं नाइस हेयर कट, थैंक यू थैंक यू। आज सुबह सुबह ही हेयर कट कराया है और थैंक यू, बढ़िया, मज़ा आ रहा है सभी को। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। सभी लोग रेडी हैं बच्चे? सो ऑल सेट, ऑल रेडी? फटाफट से। चलो, तो 60 स्टूडेंट्स है हमारे पास, तो जो कि अच्छी बात है। चलिए तो फटाफट से शुरू किया जाए। तो अगली स्क्रीन कुछ ही पलों में, ये कहाँ भाई, फोटोशॉप कहाँ चला है? हाँ ये रहा। कुछ ही पलों में अगली स्क्रीन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। आई होप अमीबा क्लासेस का एक प्यारा सा, खूबसूरत सा, हंसता हुआ लोगो आपको दिखाई देने लगा हो। चलिए, कुछ कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम कि कल हमने क्या बकवास पढ़ी थी। काफ़ी कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। देखते हैं कल बच्चे, जैसा कि ये इंट्रो लिया था हमने कि क्लास 9th में और 10th में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, आपकी आंखों के सामने है। फिर आज जो हमें शुरू करना है वो बच्चे हम इम्बाइबिशन और डिफ्यूजन और उसके बाद ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज का टारगेट है। अगर खत्म हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो कल कंटिन्यू हो जाएगा। कल हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्लांट है वो एब्जॉर्प्शन करता है, रूट के थ्रू सल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, मिनरल्स, आयन सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, रूट हेयर्स इसलिए होते हैं ताकि जो सरफेस एरिया है ये सरफेस एरिया बढ़ जाए। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। कंसंट्रेशन के बेसिस पर बच्चों, कंसंट्रेशन के बेसिस पर बच्चों हमने भी पढ़ा था कि भाई अगर हाई टू लो कंसंट्रेशन है तो हम क्या यूज करते हैं टर्म अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। और अगर कंसंट्रेशन बच्चे क्या है, लो से हाई है, तो हम बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें एनर्जी का भरपूर उपयोग यूज होता है। ठीक है, और ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नए जोश के साथ। और नया टॉपिक जो है वो है हमारा सबसे पहला शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्बाइबिशन की बात करें, स्पेलिंग ही ध्यान से देख लो, इम्बाइबिशन। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इम्बिबिशन, इम्बाइबिशन, और कैसे, 2 ही तरीके से हो सकता है। तो जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अब समझना कि इम्बाइबिशन जो है वो है क्या, फिनोमेना क्या है, इसको कंसेप्चुअली समझेंगे। जैसा कि बच्चे हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड है। अगर हम ऐसे पार्ट की बात करें, जो पार्ट या तो डेड हो या वो ड्राई और इनएक्टिव स्टेट में हो। ठीक है, ड्राई या इनएक्टिव स्टेट में, जैसे कि डेड सेल की बात करते हैं, या डेड सेल में एक सबसे अच्छा सा एग्जांपल हमारे पास है वुड का, लकड़ी, है ना। और ड्राई इनएक्टिव में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं वो डॉर्मेंट सीड्स की बात करते हैं। किसकी बच्चे? डॉर्मेंट सीड की। क्लास 9th में आपने डॉर्मेंट, डॉर्मेंसी के बारे में हल्का फुल्का सा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं चना, है ना। चना जोर गरम आप लोगों ने खाया होगा, कुछ लोग तो रोड पे जाके बेचते भी होंगे क्योंकि उनका फ्यूचर कुछ नहीं है आजकल।
और मतलब उनके लिए कह रहे हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई वो सब मोह माया है जो समझते हैं, तो उनको बाद में चना ही बेचना है, चना जोर गरम। तो खैर आप लोग तो पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, जो जितने भी ये 63 स्टूडेंट्स हैं सब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे बच्चे सिंपल सा है कि अगर जो सेल्स हैं वो डेड हैं या वो इनएक्टिव हैं, या जैसे कि हम बात करें किसकी, वुड की बात करें, तो ये सेल्स जो है ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट किसको करते हैं, वाटर को। किसको अट्रैक्ट करते हैं बच्चे, वाटर को। और ये जो वाटर है, ये वाटर होता है एडजॉर्ब। क्या होता है बच्चे, एडजॉर्ब। ठीक है, फर्क होता है, अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो एब्जॉर्ब में और एडजॉर्ब में फर्क होता है। इसको कैसे समझ इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और ये रेड कलर से हमने बना दिया पानी। तो अगर पानी जो है वो एब्जॉर्ब होके पूरा यहां पे भरता जा रहा है, कहां, यहां पूरे अंदर ही अंदर चला गया, तब हम टर्म यूज करते हैं क्या, एब्जॉर्ब। क्या यूज करेंगे बच्चे, एब्जॉर्ब। बट अगर जो पानी है वो सरफेस सरफेस पर अट्रैक्ट हुआ, सिर्फ कहां, सरफेस पर अट्रैक्ट होता है, तब हम यहां पर क्या यूज करते हैं बच्चे, वर्ड एडजॉर्ब। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एब्जॉर्ब एंड एडजॉर्ब। तो अगर हम बच्चे इम्बाइबिशन फिनोमेना की बात करें, सो इट इज अ फिनोमेना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल, क्या, द लिविंग, और यहां पे बात कर रहे हैं हम किसकी, लिविंग और डेड प्लांट सेल। ठीक है, क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो लिविंग या डेड प्लांट सेल ये क्या करते हैं, ये पानी को क्या करते हैं बच्चे, एडजॉर्ब करते हैं पानी को। और यहां पे एक कीवर्ड लिखा होगा आपको, सेलिना बुक में मिल जाएगा, सरफेस अट्रैक्शन। क्या बच्चे, सरफेस अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे आपको एडजॉर्ब का हमने क्या मतलब आपको बताया, एडजॉर्ब का क्या मतलब है, सरफेस अट्रैक्शन। ठीक है, सो इम्बाइबिशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें पानी एडजॉर्ब होता है सरफेस सरफेस पर। ठीक है, सरफेस के अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, सेलिना बुक में आप देखोगे बच्चे तो यहां पर एब्जॉर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, एब्जॉर्ब क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने आगे डेफिनेशन में ये टर्म ऑलरेडी लिख दिया है, सरफेस अट्रैक्शन। तो अगर सेलिना बुक की डेफिनेशन की बात करें, सो इम्बाइबिशन इज अ फिनोमेना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। और हमें कीवर्ड क्या मिला यहां पे, सरफेस अट्रैक्शन। ठीक है, अब होता क्या है इम्बाइबिशन, फिर से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। बड़ा सिंपल सा है, कुछ कठिन सा नहीं है, आसान सा इजी सा टॉपिक है। आप एग्जाम्पल के बेसिस पे और अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे कि चना की बात करें, चने की बात करें, आपने कटोरा लिया, ठीक है, और उस कटोरे में आपने क्या डाल दिए, चने डाल दिए, है ना, रात को सोने के पहले आप डाल देते हो ना चने, और उसमें क्या भर दिया आपने, पानी भर दिया, तो ये आपने पानी भर दिया। अब सुबह जब आप सोने के बाद उठते हो, तो उठने के बाद आप क्या देखते हो कि जो चने हैं, इन चने का साइज अगर छोटा सा था तो ये साइज क्या हो चुका है, ओवरनाइट में बड़ा हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये जो चना था ये कैसा था बच्चे, इनएक्टिव था। ठीक है, इनएक्टिव था, इस इनएक्टिवनेस तो था ही था, और बाहर के कंसंट्रेशन की बात करें तो बाहर पानी जो था वो बहुत ज्यादा था। अब यहां पे कुछ हाई फाई टर्म्स सुनना, ये टर्म्स आपको सेलिना बुक में नहीं मिलेंगे, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स का हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। यहां पे हमने डेवलप कर दिया नेगेटिव प्रेशर। क्या डेवलप कर दिया, नेगेटिव प्रेशर डेवलप कर दिया। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो वॉल है और यहां पर कैसा प्रेशर है बच्चे, पॉजिटिव प्रेशर है। कैसा प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। अब ये जो अंदर बॉक्स नंबर 2 के अंदर, अरे चल भाई, बॉक्स नंबर 2 के अंदर हमने डेवलप क्या कर दिया बच्चे, नेगेटिव प्रेशर। मतलब नेगेटिव प्रेशर का ये मतलब है कि इस बॉक्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन टेंडेंसी जनरेट हो रही है कि कहीं से भी प्रेशर मिल जाए उसे और इक्वलाइज हो जाए।
ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चे? बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और सेकंड कंपार्टमेंट में बच्चे एयर, पानी तो है ही नहीं, वाटर तो है ही नहीं, साथ में एयर भी नहीं है। मतलब कि जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है बताइए जरा? जहां कुछ नहीं होता है वहां होता है वैक्यूम। ठीक है, मतलब कि एयर भी नहीं है, तो यहां पे वैक्यूम की वजह से हमने प्रेशर उसको क्या बोल दिया? नेगेटिव। तो अब ये बॉक्स नंबर 2 जो है बच्चे, ये बॉक्स नंबर 2 जी जान लगा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके उसको क्या मिले? पानी मिले। इसको बॉक्स नंबर 2 को पानी की चाह हो रही है, तड़प हो रही है। वो चाह रहा है कि कैसे भी करके जो पानी है वो फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में आ जाए। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही यहां पर एक छोटा सा क्या कर दिया? छेद कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? हमने एक छोटा सा छेद कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा स्पीड में बच्चे जो पानी है वो इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ फर्स्ट कंपार्टमेंट से कहां जाएगा? सेकंड कंपार्टमेंट में। और तब तक जाता जाएगा जब तक दोनों कंपार्टमेंट में उसका लेवल और प्रेशर क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। तो यहां पे आप समझो कि सेकंड कंपार्टमेंट में पानी के लिए इसको क्या थी? तड़प थी कि कैसे भी करके क्या मिल जाए? पानी मिल जाए। इन द सेम वे बेटा, जो एक ग्राम का सीड होता है, चना का जो सीड होता है, उस चने के सीड के अंदर पानी तो होता ही नहीं है ना? वाटर इज एब्सेंट। मतलब कि इस चने के अंदर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, मतलब कि इसको बहुत खतरनाक तरीके से किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है बच्चे? पानी की जरूरत है ना? कैसे भी करके ये चना चाह रहा है कि कैसे भी करके इसको क्या मिल जाए? पानी मिल जाए। और जैसे ही आपने कटोरे में डाला, तो कटोरे में बाहर तो खूब सारा क्या था बच्चे? पानी था। तो जैसे ही आपने इस चने को कटोरे में डाला, ये जो पानी है वो पानी किसके अंदर? सरफेस अट्रैक्शन की वजह से पानी किसके अंदर एंटर करने लगेगा? बहुत स्पीड में चने के अंदर एंटर करने लगेगा। और पानी एंटर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और ये जो चना है बच्चे, ये चना क्या करने लगेगा? स्वेल करने लगेगा, फूलने लगेगा, अपने साइज में बड़ा होने लगेगा, क्योंकि अब इसके अंदर कौन एंटर कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है। अब जिस प्रेशर, ध्यान से सुनना, जिस प्रेशर से ये पानी उस चने के अंदर एंटर कर रहा है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। ये सब चीजें आपको सेलिना बुक में नहीं मिलेंगी। सेलिना की बुक में 5 लाइनें लिखी और खत्म। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, नहीं तो फिर आप कभी इम्बाइबिशन समझ ही नहीं पाओगे अच्छी तरह कि हो क्यों रहा है ऐसा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रेशर को बच्चे इम्बाइबिशन प्रेशर। एंड बिकॉज ऑफ दिस इम्बाइबिशन प्रेशर क्या होता है? जो सीड कोट होता है, सीड कोट के कोई नाम बताएगा? व्हाट आर द 2 नेम्स ऑफ द सीड कोट? किसी को याद हो क्लास 9th से तो फटाफट से बताओ भाई, इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। टेस्टा और टैगमैन, बहुत अच्छी बात है भाई, 2 बच्चों ने आंसर, 3 बच्चों ने आंसर दिया, शाबाश। सीड कोट जो होता है, टेस्टा और टैगमैन जो होता है बच्चे, वो क्या कर जाता है? रप्चर कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चे? रप्चर। तो ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है, और ये प्रेशर ही काम करता है जब आप मिट्टी है, मान लो मिट्टी है, और मिट्टी के नीचे आपने क्या गाड़ दिया? सीड को गाड़ दिया, और फिर आपने इस मिट्टी में क्या दे दिया? पानी दे दिया। तो सीड के अंदर वो कौन सा पोर है जिसके थ्रू सीड के अंदर पानी एंटर करता है? उस पोर का नाम बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन लिखता है सबसे पहले। माइक्रोपाइल, बहुत बढ़िया श्रेया। ये किसका माइक ऑन हुआ है बच्चे? माइक ऑफ रखें, और लाउड स्पीकर ना ऑन रखें, ईयरफोन लगाएं, ठीक है? नहीं तो फिर एको होता है, रेजोनेंस होता है, उससे सबके कान खराब हो जाएंगे, और कान खराब हुए तो पूरा पैसा आपसे वसूला जाएगा ऑपरेशन का। चलिए हाल फिलहाल यहाँ पर ध्यान दें। तो बेटा माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होगा? वाटर इस सीड के अंदर एंटर करेगा, और इतना ज्यादा, क्योंकि सीड के अंदर
क्या है? नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सरिता अग्रवाल बुक में इस वाटर की जगह मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है, बट अभी इतना दिमाग नहीं चलाओ। नेगेटिव वाटर पोटेंशियल भयंकर तरीके से, और इस सीड को बहुत सारी तड़प है। किसके लिए तड़प है? पानी के लिए, है ना। जैसे वो एक गाना था ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। तो यहाँ पे बच्चे सीड को तड़प तड़प के किसके लिए आह निकल रही है? पानी के लिए। तो पानी जैसे ही मिला तो पानी सीड के अंदर क्या होगा? एंटर करेगा, और उस एंट्री की वजह से उस सीड के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा? इम्बाइबिशन प्रेशर का। सीड की वजह से पानी की वजह से इम्बाइबिशन प्रेशर जनरेट होगा, और उस इम्बाइबिशन की प्रेशर की वजह से जो सीड कोट है बेटा वो रप्चर कर जाएगा, और सीड कोट रप्चर होने की वजह से आगे जनरेशन होगा बच्चे किसका? रेडिकल का और प्लूम्यूल का। मतलब कि हम यहां सीखे कि इम्बाइबिशन प्रेशर है वो नेचर में, नेचुरल लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब सेलिना की बुक में कुछ शुरू की 3 लाइनों में कुछ टर्म्स लिखे हैं। जैसे कि बच्चे आपको पता है जो प्लांट की सेल वॉल होती है, दिस प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, आंसर बताइए। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, युगलीना क्लासेस ने आंसर बता दिया है, और कोई नहीं लिख रहा है। चलो, प्रियांशु हरिकृष्ण, बहुत बढ़िया। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड दिस सेलुलोज इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब पानी, फिलिक का मतलब मोहब्बत, प्यार, लव जिसको बोलते हैं, मतलब कि पानी से प्यार करने वाला। ठीक है, तो जो सेलुलोज होता है बच्चे, ये सेलुलोज पानी से क्या करता है बेटा? प्यार करता है। तो सीड है, सीड के बाहर पानी है, तो जाहिर सी बात है सीड जो प्लांट सेल है उसका सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। तो जाहिर सी बात है ये पानी को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा, और इसी पानी की अट्रैक्शन की वजह से पानी, सीड के अंदर पानी भरता जाएगा और प्रोसेस हो जाएगा कौन सा बेटा? इम्बाइबिशन। ठीक है, सेम एग्जांपल, अगर एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो आपने देखे होंगे वुडन डोर्स। वुडन डोर्स का क्या हाल हो जाता है रेनी सीजन में, है ना। सभी ने ये फेस किया होगा कि जब बारिश होती है बच्चे, रेनी सीजन होता है, उस टाइम जो लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं बेकार क्वालिटी वाले, आजकल तो अच्छी क्वालिटी वाली लकड़ी आती है, उस पर पूरा ट्रीटमेंट होता है ताकि वो फूले नहीं, बट पहले की बात करें, आपने भी ये फेस किया होगा कि जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो बच्चे वो स्वेल अप कर जाते हैं, है ना। स्वेल अप करने, और ये इसका रीजन क्या है कि वाई द वुडन डोर्स गेट स्वेल्ड अप ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द रीजन बाय विच दिस वुडन डोर्स स्वेल अप। तो यहाँ पे 1 वर्ड आंसर जाएगा, और वो 1 वर्ड आंसर आपको पता है कि वो 1 वर्ड आंसर बच्चे क्या होगा? इम्बाइबिशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि भाई जो ड्राई सीड्स हो गई, वुडन डोर्स हो गए, ये सब क्या कर जाते हैं? स्वेल अप कर जाते हैं जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं। और आपको हमने कंसेप्ट समझा दिया कि 2 कंसेप्ट हमें मिले। पहला मिला क्या? सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और दूसरा हमें कंसेप्ट क्या मिला कि जो सीड होती है या जो डेड सेल होता है उसके अंदर होता है नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। उसके अंदर क्या होता है बच्चे? नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो इम्बाइबिशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इम्बाइबिशन समझ में आ गया होगा। अपनी अपनी बुकों से, जो भी बुक है आपके पास, सेलिना या सरिता या नूतन या सिरिजन, जो भी आपके पास बुक है उससे एक बार रीड कर लेना, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें पढ़ना है, अगला हमें पढ़ना है क्या? डिफ्यूजन। ठीक है जी, तो सभी लोग डिफ्यूजन के लिए तैयार हैं भाई। तो सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास डिफ्यूजन। चलो, राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ, तो डिफ्यूजन की बात करते हैं फटाफट से। उसके बाद एक अपडेट आपको और देना है फी बुक और रिजल्ट से रिलेटेड, तो कैथेड्रल वाले लास्ट में हमें याद दिला देना कि कुछ अपडेट देना है। ठीक है, चलिए डिफ्यूजन की बात करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे बच्चे कल
जैसा कि हमने आपको समझाया था, हाई कंसंट्रेशन और हमने आपको समझाया था क्या, लो कंसंट्रेशन। पूरा लिख देते हैं, कंसंट्रेशन। देखिए अब डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है पहले समझो, अपन लोग कंसेप्ट समझ लेंगे तो जो डेफिनेशन है वो अपने आप बन जाएगी। ठीक है, अब समझो जो डिफ्यूजन है बेटा, जो पार्टिकल्स हैं, जो क्या है बच्चे, पार्टिकल्स हैं जिनका डिफ्यूजन होता है, वो लिक्विड भी हो सकते हैं और वो पार्टिकल गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सॉलिड होता है बच्चे, सॉलिड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो किस में एप्लीकेबल है, लिक्विड पार्टिकल्स में और गैसियस पार्टिकल्स में। फिर हम बात करते हैं कि किसके थ्रू डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहां पे सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, गैस में डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अभी हाल समझाते हैं। बहुत बच्चों को ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि सर ये लिख क्या रहे हैं, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा और समझते हैं। जो डिफ्यूजन है बेटा, ये डिफ्यूजन है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट किसका, पार्टिकल्स का। वो पार्टिकल्स कौन कौन से आपको हमने बताया अभी अभी, वो पार्टिकल्स लिक्विड भी हो सकते हैं और वो पार्टिकल्स गैस भी हो सकते हैं। दैट मीन्स डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, सॉरी नॉट सॉलिड, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स। अब ये मूवमेंट बच्चे होता है हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसियस पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और हमें यह जरूरी है कि ये जो दोनों जो सरफेस है जिनके बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, ये होना चाहिए डायरेक्ट कांटेक्ट में। ठीक है, दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में। एग्जाम्पल्स आपको हम देंगे, एग्जाम्पल्स जैसे ही आप सुनोगे आराम से आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे, ध्यान से सुनना। सभी के घर में डिओड्रेंट होगा भाई। स्पेलिंग क्या होती है भाई डिओड्रेंट की, सही है ना, DEODRENT। सभी के घर में डिओड्रेंट होता होगा, है ना। जब भी स्कूल नहा के नहीं जाते होगे तो क्या करते होगे, डिओड्रेंट लगाया, स्कूल पहुंचे और ये तेरी खुशबू पे खुशबू आई जा रही है, और सभी सोच रहे होगे इतना खतरनाक तरीके से नहाया ही है। चलिए, हाल फिलहाल जो डिओड्रेंट है, या हम बात करें डिओड्रेंट हो गया, या हम बात करें किसकी, परफ्यूम की बात करें। ठीक है, और या हम बात करें आपकी जो किचन है, जो किचन में बढ़िया सा फूड बन रहा है, उसकी जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, उसकी अरोमा। आहा, एसएफसी वाले जो हैं बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स बताते हैं, जैसे अरोमा, अरोमा दिमाग में नहीं आता था पहले, तो यहाँ पे अरोमा टर्म आ गया। ठीक है, तो जो अरोमा होता है वही फूड का जो फ्रेगरेंस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कमरा है, ठीक है, कुनाल कमरा नहीं, कमरे की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो कौन, आप। ठीक है, यहां पर आप हो और यहां पर है आपका फ्रेंड। कौन है भाई, फ्रेंड। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या स्प्रे किया बच्चे, यहां पर आपने स्प्रे किया परफ्यूम। ठीक है, आपने इस फर्स्ट कॉर्नर पे आपने क्या स्प्रे किया बच्चे, परफ्यूम स्प्रे किया। ठीक है, और कुछ ही सेकंड्स बाद, हो सकता है 5 से 10 सेकंड बाद, जो आपका दोस्त है बच्चे, उसको स्मेल उस परफ्यूम की आने लगी। सिंपल सी बात है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनना। जो आपका फ्रेंड है, जब उसने उस परफ्यूम को स्प्रे किया, तो इस फर्स्ट कॉर्नर में बच्चे उस परफ्यूम का अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, तो इस एरिया में उस परफ्यूम का कंसंट्रेशन क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। बच्चे यहाँ पे आप लोग अपने क्लास की बातें मत करो, स्नेहा और दिवी,
प्लीज यहाँ पर फोकस करें आप लोग, बाद में गप्पे मारते रहना। यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं आप लोग, वो सीखो। यहाँ पे तुम लोग को चैट भी करना है कमेंट्स में और फिर सीखना भी है। चलो यहाँ पर ध्यान दें सभी। तो बच्चे जहां पर आपने स्प्रे किया वहां पर परफ्यूम का कंसंट्रेशन क्या था? हाई। जहां पर आपका फ्रेंड था वहां पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन था एक तरीके से जीरो, है ना। और जीरो को अगर हम कंपेयर करने के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं लो, ठीक है। और पार्टिकल्स किसके थे हमारे पास? परफ्यूम के थे। और वो परफ्यूम क्या थी बच्चे? गैस। सो यहां पे डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझना। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैशियस पार्टिकल। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैशियस पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन व्हेन दीज टू आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। यहां पे बच्चे क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट है। सोचो अगर यहां बीच में एक दीवार बना देते, यहां पे ईंटों की एक बीच में दीवार बना देते और फिर आप जो हो स्प्रे करते, तो क्या आपके फ्रेंड को स्मेल आ पाती अगर बीच में एक दीवार होती? नहीं आती। तो जिन दो कंसंट्रेशन के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए? डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। ये जो बच्चे हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा डिफ्यूजन जो है वो गैस का हो रहा है और गैस में हो रहा है। यहां पे गैस का कौन है बच्चे? परफ्यूम। और यहां पे गैस में क्या है? एयर। ठीक है, समझते जाओ धीरे धीरे क्योंकि आगे कंफ्यूज होने वाला है और बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम ये। समझ रहे हो? जो लोग सीनियर्स लोग हैं जो पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कोचिंग में भी इतनी ही डिटेल में पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में हम थोड़ी सी भी चीज़ आपको समझाने के लिए स्किप कर रहे हो, पूरी डिटेल में जा रहे हैं आपको, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी तरह आप चीज़ों को समझ पाओ। इसलिए कोशिश करो बच्चे कि कमेंट्स में फालतू टाइम पास ना करो, ध्यान से सुनो और जब आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तब आप उस आंसर का जवाब दें। ठीक है, तो हमने अभी अभी इस एग्जाम्पल में क्या सीखा कि गैस का डिफ्यूजन हो रहा है और गैस में डिफ्यूजन हो रहा है। ये का और में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगले 5 मिनट में आप समझोगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया था कौन सा हमारा? एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। हमने क्या लिया? एक बीकर लिया। उस बीकर में हमने क्या भरा? उसमें हमने पानी भर दिया। पानी क्या है? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। उसको हमने लिक्विड हमने कौन सा डाल दिया? वाटर। ठीक है, खून नहीं है, वाटर, पानी है, लिक्विड हो गया। अब इसमें हमने क्या लिया? हमने लिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर कैसा होता है बच्चे? पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट बच्चे कैसा होता है? पर्पल कलर का ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो हमने क्या किया? इस पोटेशियम परमैंगनेट को पाउडरी फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। इस पोटेशियम परमैंगनेट को हमने कहां ड्रॉप कर दिया बच्चे? पानी के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया। आई होप विजिबल होगा आपको डायग्राम, और अच्छी तरीके से लो और जूम कर दे रहे हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हमने पानी में ड्रॉप कर दिया। अब बच्चे धीरे धीरे क्या होगा? ये पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे स्कैटर होने लगेगा और ये पूरे पानी को कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय बाद, जो पूरा पानी है बेटा, पूरा पानी का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, पर्पल। ठीक है, अलग अलग कलर बुक में लिखे रहते हैं, पर्पल हो गया, पिंक हो गया या वॉयलेट। तो शेड्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लड़कों के लिए तो ये तीनों शेड जो हैं वो सेम होते हैं। लड़कियों की बात करें तो उनको भी पिंक के अलग अलग शेड दिखाई देते हैं, रेड का भी अलग अलग शेड होता है, पता नहीं क्रिम्सन रेड और ये रेड, ब्रिक रेड, फलाना ढिमका, पता नहीं। तो वो लड़कियों का मैटर है, उसमें अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। तो लड़के लोग अभी आप लोग बस ये समझो कि ऑल द शेड्स आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे लड़कियां कमेंट में शुरू हो गई, सर ये वाला शेड, वो वाला शेड। चलो, तो हाल फिलहाल यहां पे बच्चे हम क्या सीखे? ध्यान से सुनना। यहां पे
ध्यान से स्क्रीन पर ध्यान से देखो, यहां पर जो डिफ्यूजन है वो बच्चे किसका हुआ है, सॉलिड का हुआ है। किस में हुआ है, लिक्विड में हुआ है। समझ रहे हो, सॉलिड का डिफ्यूजन हुआ है किसमें, लिक्विड में डिफ्यूजन हुआ है। ठीक है, तो दो एग्जांपल्स आप समझ गए। और यहां पे डिफ्यूजन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जहां पे हमने KMnO4 पानी में डाला था यहां पर कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा हाई कंसंट्रेशन थी। बाकी की जगह पानी में क्या कंसंट्रेशन थी, लो कंसंट्रेशन थी। और डिफ्यूजन की डेफिनेशन ही कहती है कि मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। वो पार्टिकल्स गैस भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स सॉलिड भी हो सकते हैं। उन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ये ज़रूरी है कि ये दोनों ही जो कंसंट्रेशन है आपस में किस में हो, डायरेक्ट, किस में हो बच्चे, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। क्योंकि अगर मान लो बीच में हमने एक ग्लास लगा दिया, इस बीकर के बीच में एक ग्लास लगा दिया और उसको हमने एयर टाइट और वाटर सील कर दिया, और यहां पे अगर KMnO4 डालोगे तो सिर्फ इतने में हो पाएगा, जो दूसरा एरिया है बच्चे यहां पे पर्पल नहीं होगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे हम क्या सीखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां पे हमने लिखा सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। सॉलिड में, पर्पल कलर में मजा नहीं आ रहा है, रेड ले लेते हैं। तो आप लोग आंसर दोगे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अब आप हमें बताओ, हम यहां पे टिक मार्क लगाते जाएंगे आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला 6 क्वेश्चंस होंगे। क्या सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, यस या नो, सॉलिड का डिफ्यूजन होता है। कर दी ना आपने गलती बच्चे। यहां पे जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, क्या ये सॉलिड नहीं था, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड नहीं था क्या, सॉलिड था, है ना। तो सॉलिड का डिफ्यूजन होता है। अब आंसर बताओ, क्या सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, समझ गए। मान लो आपने पोटेशियम परमैंगनेट की जगह इंक ले ली, इंक समझते हो ना सभी लोग, इंक क्या होती है, लिक्विड। तो क्या लिक्विड का डिफ्यूजन होता है, फटाफट से बताएं, लिक्विड का डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है ना। यहां पे हमने एग्जांपल क्या लिया, KMnO4। यहां पे हमने एग्जांपल ले लिया किसका, इंक का। आप लोग बताओगे बच्चे, क्या गैस का डिफ्यूजन होता है, गैस का डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। हमने किसका एग्जांपल लिया, परफ्यूम का, ठीक है। मतलब कि सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, तीनों का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। यहीं से एक मूवी का डायलॉग याद आया, है ना, वो गैंग्स ऑफ वासीपुर का एक बहुत बढ़िया डायलॉग था ना, कि इसका उसका सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का सब में डिफ्यूजन करेगा तेरा फैजल। चलो यहां पे 3 आंसर्स आप समझ गए हो, ठीक है। का खत्म हो गया, में की बात करते हैं। क्या सॉलिड में डिफ्यूजन होगा, नहीं, है ना। आपने पढ़ा है बच्चे, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली टाइटली पैक्ड विथ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। लिक्विड में पॉसिबल है क्या डिफ्यूजन, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी अभी हमने एग्जांपल देखा कि MnO4 और इंक का हमने लिक्विड में तो किया, बिल्कुल सही। क्या गैस में डिफ्यूजन होगा, क्या गैस में डिफ्यूजन होगा, बिल्कुल होगा। हमने किसका एग्जांपल लिया था, परफ्यूम का एग्जांपल लिया था कि नहीं, परफ्यूम का या डिओड्रेंट का एग्जांपल लिया था। तो बच्चे इस टेबल में आप बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझ सके हो कि किस का डिफ्यूजन किस में डिफ्यूजन होगा। सॉलिड का लिक्विड में होगा, गैस में होगा, है ना। लिक्विड का लिक्विड में होगा, गैस में होगा। गैस का लिक्विड में होगा, गैस में होगा। तो यहां पे बस सॉलिड में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज पॉसिबल।
ठीक है, तो बड़ा अच्छी तरीके से आप ये एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझ चुके होंगे। तो यहां पर बच्चे एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं और फिर अपन लोग छोटा सा 1 मिनट का गैप लेते हैं। तो बच्चे हम डिफ्यूजन में क्या सीखे? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट, ठीक है, सेलिना बुक में दिया हुआ है फ्री मूवमेंट। तो डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ कौन कौन से पार्टिकल्स? वो पार्टिकल बच्चे क्या हो सकते हैं? गैस भी हो सकते हैं, और वो पार्टिकल लिक्विड भी हो सकते हैं, और वो पार्टिकल सॉलिड भी हो सकते हैं। डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम the region of high concentration to the region of low concentration such that both system are in क्या होना चाहिए? दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है बच्चे, बस इतना सीख गए हो, बहुत है डिफ्यूजन के लिए अगर इतना ज्यादा आप ऑलरेडी सीख चुके हो। और हमें ये बताओ कि डिफ्यूजन बच्चे कब तक होगा? डिफ्यूजन जो है या जो कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल का मूवमेंट कब तक होता है? जब तक होता है जब तक दोनों का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक होता रहेगा। ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर है? तो फटाफट से 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और पानी वानी पी लो आप लोग, हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लगाई हमें बोलते बोलते, और फिर अपन आगे ऑस्मोसिस शुरू करें। तो 1 मिनट गैप। सर एक एग्जांपल गैस का लिक्विड में। बेटा हमारी जो एल्वियोलाई होती है ना, एल्वियोलाई में क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से डिफ्यूजन करके कहाँ पहुंचती है? चिराग बताएगा ये। ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचती है। तो हो गया एग्जांपल बच्चे गैस का लिक्विड में। क्लियर बच्चे? चिराग? चलो बहुत बढ़िया। चिराग नहीं था ये, शायद प्रखर गुप्ता है। ठीक ठीक ठीक, तो प्रखर गुप्ता को क्लियर हो चुका है। चलो अगला टॉपिक जो है हमें पढ़ना है क्या? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पानी पी लेते हैं हम, जब तक आप लोग भी पानी वानी पी लो। फटाफट से क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोग दोगे। देखते हैं कौन दे पाता। जो अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े, इम्बाइबिशन और डिफ्यूजन, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हैं या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, बिल्कुल सही। तो इन दोनों प्रोसेस में ध्यान से सुनो, इन दोनों प्रोसेसेस में क्या एनर्जी का यूज है कि नहीं है? इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी का यूज है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, एनर्जी का यूज नहीं है, क्योंकि हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम समझेंगे अब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी अच्छा टॉपिक है, हो सकता है टाइम एक्सटेंड हो जाए। आई होप 1:30 बजे के बाद किसी की क्लास ना हो। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि टाइम एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि चाह रहे हम बड़ी अच्छी तरीके से ऑस्मोसिस समझें, तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग सकते हैं। कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। चलिए, आई होप सभी लोग रेडी होंगे। थोड़ा सा यहाँ हार्डवेयर चेक कर लेते हैं हम। चलिए, CPU यूसेज तो बढ़िया चल रहा है, बट यहाँ पे जो हमारा CPU है वो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। 58%। गूगल क्रोम, OBS, फोटोशॉप। चलो सबसे ज़्यादा ये गूगल क्रोम जो है वो ले लेता है प्रोसेस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सर आइस पर रख दो CPU। सोच तो रहे हैं, यही करना पड़ेगा सर। मतलब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, बिल्कुल सही बात है देवी श्रीवास्तव, बिल्कुल ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए ऑस्मोसिस शुरू करते हैं।
अब ऑस्मोसिस की पहले डेफिनेशन समझते हैं, या डेफिनेशन नहीं, पहले अपन कंसेप्ट समझते हैं, डेफिनेशन अपन लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस में बच्चे रिक्वायरमेंट समझते हैं ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहां पे सबसे पहली ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायरमेंट है मूवमेंट की, और यहां पे मूवमेंट होगा किसका? सॉल्वेंट का ओनली, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हम अपने अपने क्या प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में बच्चे खून तो बहेगा नहीं, तो प्लांट्स में कौन सा सॉल्वेंट है जिसका मूवमेंट होना है? वाटर, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, बच्चे 30 सेकेंड जरा वेट करना, एक इंपॉर्टेंट एसएमएस है, उसको हम रिप्लाई कर देंगे। चलिए बढ़िया। सो द ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली लिखा है, ठीक है। यहां पे ना गैस होगा, ना यहां पे सल्यूट होगा, सॉलिड सल्यूट नहीं होगा। यहां पे किसका मूवमेंट है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। ये दिमाग में डाल लो, ड्रिल कर लो ड्रिल मशीन से, आगे ड्रिल मशीन के वाटर चिपका के अपने दिमाग के अंदर एम्बेड कर लेना कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ वाटर, ये जो ऑस्मोसिस है बच्चे, ये ऑस्मोसिस में जो पानी का मूवमेंट होता है वो भी हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, ठीक है। सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ their higher concentration to the region of their low concentration। अब their higher concentration और their lower concentration क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट, अभी के अभी कोशिश करना बच्चे डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू बच्चे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं बच्चे? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ऑस्मोसिस में बच्चे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। किसका मूवमेंट हो रहा है? पानी का। कंसंट्रेशन क्या है आप लोग बताओ? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहां पे क्या फुली परमिएबल मेम्ब्रेन है कि इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है? फुली परमिएबल कि इम्परमिएबल? सिलेक्टिवली परमिएबल। बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन सुना तुम लोग ने। सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल। और हमने बच्चे ये पढ़ा है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, दे ओनली अलाउ सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू। और ऑस्मोसिस में बच्चे वो सिलेक्टिव पार्टिकल कौन है? ये सिलेक्टिव पार्टिकल ऑस्मोसिस में बच्चे कौन है? ये सिलेक्टिव पार्टिकल कौन है जिसका मूवमेंट कराना है? वो सिलेक्टिव पार्टिकल है सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन सा जो हमें पढ़ना है? वो है वाटर, है ना, वाटर। वाटर को केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 18। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अगर एंगल की बात करें तो दोनों OH और OH के बीच में जो एंगल होता है बच्चे, एंगल कितने का होता है? किसी को याद है? क्लास 9th में पढ़ा था आपने। दो वाटर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, 105 डिग्री समथिंग का, ठीक है। चलो खैर, हाल फिलहाल ये तो केमिस्ट्री का टर्म है, टॉपिक है। यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? वाटर की। ठीक, अब हम समझते हैं कंसेप्ट, ठीक है। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, अब इसको हमें अप्लाई कैसे करना है उसको सीख लेते हैं। अरे मिटा जाओ जल्दी से। चलो तो 10 मिनट है हमारे पास, तो उतना ही आज हम 10 मिनट के अकॉर्डिंग समझेंगे। बेटा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझ में आई? ऑस्मोसिस की 2 डेफिनेशन और बनेंगी अभी। ऑस्मोसिस की 2 डेफिनेशन और बनेंगी, बट उन डेफिनेशन को समझने के लिए आपको कंसंट्रेशन समझ में आना चाहिए कि ये
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है। आपने अगर केमिस्ट्री का एसिड बेसिस और सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब पता होगा और पता होना चाहिए, तो उसका यूज करेंगे हम। चलो हाल फिलहाल अभी फटाफट से कंसेप्ट समझ लेते हैं जल्दी से, और फिर बैच अपन खत्म करते हैं, बाकी का कल। चलो, तो ये हमने एक डिब्बा बना दिया, ठीक है, एक कमरा बना दिया। चलो ऐसे समझो एक कमरा है, ठीक है, कमरा बना दिया, और एक बड़े से कमरे में हमने बीच में क्या खींच दी, एक दीवाल खींच दी। और उस दीवाल में, जो दीवाल है बच्चे, उस दीवाल में छोटे 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 क्या हैं, छेद हैं। तो छोटे 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 छेद कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, तो इस दीवाल में बच्चे क्या कर दिए हमने, छोटे छोटे छेद कर दिए। इसको हम लिख देते हैं रूम 1, इसको हमने लिख दिया रूम 2, ठीक है। बीच में तो इसको अगर हम बायोलॉजी की भाषा में समझेंगे तो बायोलॉजी की भाषा में इसको हमने बोल दिया सेल 1, और इसको हमने बोल दिया क्या, सेल 2, ठीक है। और बीच में जो बच्चे ये बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो दीवाल है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या है, छेद, तो इस दीवाल को हमने नाम क्या दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चे इस दीवाल को हमने क्या बोला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस रूम की बात करें, इस रूम को अपन क्लास लगा देते हैं, तो ये क्या हो गई, क्लासरूम, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2। तो अब इस क्लासरूम में बच्चे बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। एसएफसी की बात नहीं कर रहे क्योंकि वहां तो गर्ल्स ही गर्ल्स होती हैं, ना ही सीकेसी की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां तो सिर्फ बॉयज ही बॉयज होते हैं। हम यहाँ बात करेंगे कौन से स्कूल की, हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने बहुत ही ज्यादा शानदार स्कूल जो कि है कैथीड्रल। तो कैथीड्रल की बात करें तो यहाँ पे बॉयज भी है, गर्ल्स भी हैं। तो देखना, समझना, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, ब्लू कलर से जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ध्यान से समझते जाना, ये ब्लू कलर से जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, नीचे इसको डिनोट भी कर देंगे कि ये ब्लू कलर से जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हमने क्या नाम दिया, बॉयज, ठीक है। ब्लू कलर से जो मॉलिक्यूल्स है इसको हमने क्या नाम दिया, बॉयज, ठीक है। और रूम 2 है, इसमें भी बॉयज है, ये हमने क्या बना दिए, बॉयज बना दिए। आप लोग बच्चे दोनों क्लासरूम में हमें ये देखकर बताओ कि ज्यादा बॉयज कौन से रूम में है, रूम 1 में कि रूम 2 में। सभी को पता है रूम 1 में बॉयज ज्यादा है। अब बात करते हैं किसकी, गर्ल्स की। तो ये हमने बना दी गर्ल्स भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गर्ल्स हो गई रेड कलर से, और यहां भी गर्ल्स बना देते हैं फटाफट से। ये हमने क्या बना दी बच्चे, गर्ल्स, यहाँ भी बन गई गर्ल्स, यहाँ भी बन गई गर्ल्स, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी और ज़्यादा कर देते हैं। तो गर्ल्स की अगर बात करें बच्चे, गर्ल्स ये रेड कलर से कौन हो गई, गर्ल्स। तो आप लोग बताओ कि गर्ल्स ज़्यादा कहाँ है, रूम 1 में कि रूम 2 में, है ना, रूम 2 में। अब ध्यान से सुनना कि गर्ल्स कहाँ ज़्यादा हैं, रूम 2 में, और बॉयज़ कहाँ ज़्यादा हैं, बॉयज़ कहाँ ज़्यादा हैं, रूम 1 में। अब ये तो बच्चे ह्यूमन नेचर है, क्या होने वाला है, सभी को पता है कि ये जो छोटे छोटे दीवार में जो छेद है, यहां से कौन कहां भाग के जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉयज है बेटा, ये जो बॉयज है, ये बॉयज क्या करेंगे, इन छोटे छोटे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कहां भागेंगे, रूम 2 की तरफ भागेंगे। मतलब कि जहां, अब समझना, इन बॉयज को बायोलॉजी के टर्म में हमने क्या लिखा, वाटर। एग्जाम्पल के साथ साथ कंसेप्ट भी समझते जाओ। ये जो बॉयज हैं बच्चे, ये कौन हो गए, वाटर। ये जो गर्ल्स हैं, इन गर्ल्स को हमने क्या मान लिया बेटा, सल्यूट। और ध्यान से सुनना, यहां पे सल्यूट से हमें कोई लेना देना नहीं है, सभी को पता है, क्योंकि याद करो बच्चे, हमने थ्योरी में क्या लिखा था, ओनली सॉल्वेंट। तो हमें यहां सल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, हमें किस पे फोकस करना है,
वाटर पर, सॉल्वेंट पर। तो रूम 1 में बच्चे जो पानी था वो क्या था, ज्यादा था, सभी को पता है, बॉयज ज्यादा थे, पानी ज्यादा था। और रूम 2 में जो पानी था उसका कंसंट्रेशन क्या था बच्चे, कम था। ठीक है, अब बीच में एक मेम्ब्रेन भी थी जिसको हमने क्या बोला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है कि ये सिर्फ बॉयज को अलाउ करेगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। सिंपल, ये सिर्फ पानी को अलाउ करेगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो अब डेफिनेशन और स्क्रीन दोनों को ध्यान से सुनना और देखना। द मूवमेंट ऑफ solvent particles, that is water, from the region of higher concentration, from the region of their higher concentration। their क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा रूम 1 में कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। बेटा किसी का माइक ओपन है, माइक ऑफ करो नहीं तो गुस्सा आ जाएगी और वहीं आके हम पीट वीट देंगे, तुम लोग को डंडा वंडा घल जाएगा। बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ो क्योंकि टाइम भी हो रहा है, बैच भी खत्म करना है। The movement of solvent particles, that is water, from the region of their higher concentration। higher concentration कहाँ है बच्चे, higher concentration है रूम 1 में, from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration। lower concentration कहाँ है, रूम 2 में। through a, किसके थ्रू जा रहे हैं ये बच्चे वाटर पार्टिकल्स, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिख रहे हैं बच्चे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दोबारा से डेफिनेशन सुनना। द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिंपल। यहां पे बच्चे ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में अगर हम फर्क की बात करें तो ध्यान से समझना। ऑस्मोसिस सिर्फ किस में होगा, वाटर। डिफ्यूजन सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। ठीक है, गैस में मतलब गैस का, सॉलिड का भी डिफ्यूजन होगा, लिक्विड का भी डिफ्यूजन होगा और गैस का भी डिफ्यूजन होता है। बट ऑस्मोसिस सिर्फ किसका होगा बच्चे, लिक्विड का। डिफ्यूजन में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हो कब सकती है, जब एल्वियोलाई में डिफ्यूजन हो रहा हो, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में डिफ्यूजन हो रहा है, तब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कब नहीं होती है, जब इंक का पानी में डिफ्यूजन हो रहा हो या परफ्यूम का एयर में डिफ्यूजन हो रहा है, तब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऑस्मोसिस की बात करें बच्चे, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी है। बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस हम नहीं बोलेंगे, समझे। तो यहां पे बच्चे जो हमने इस डायग्राम के थ्रू समझा, ये आप सभी लोगों को समझ में आया। सल्यूट पार्टिकल्स को अभी हम नहीं टच कर रहे हैं, सल्यूट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें फोकस अभी किस पे करना है बच्चे, हमें फोकस करना है किस पर, वाटर पर। हमें फोकस करना है डेफिनेशन ऑस्मोसिस पर। आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर चलो ठीक है, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो रूम 2 में, कंपार्टमेंट 2 में जो इतने सारे सल्यूट्स हैं उनका कंसंट्रेशन रूम 2 में हाई है और रूम 1 में उनका सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो हाँ बच्चे, रूम 2 से रूम 1 में वो सल्यूट पार्टिकल ट्रेवल करेंगे, बट वो सल्यूट पार्टिकल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ट्रेवल नहीं करेंगे। ये ध्यान से सुनो, ठीक है। ये सल्यूट पार्टिकल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर नहीं होंगे, ये ट्रांसफर होंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ये चांसेस हैं ट्रांसफर होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अलग अलग डेफिनेशन आ जाती हैं, ठीक है बेटा। आई होप ये समझ में आपको आज आया होगा। फिर तो फर्स्ट डेफिनेशन तो आपको क्लियर है, सेकंड और थर्ड डेफिनेशन आपको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। वो एक्सप्लेन होगी डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के बेसिस पे। वैसे देखा जाए तो लॉजिकली ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन और उसका समझाना है वो खत्म हो चुका है,
बट क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो बाकी की 2 डेफिनेशन और सीखने को कल के लिए, है ना? इंटरेस्टेड हो तो सिखाएंगे, नहीं हो तो फिर फालतू में क्यों अपन एनर्जी वेस्ट करें, है ना? चलो, तो सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो बाकी का जो है अपन लोग कल शुरू करने वाले हैं। और फटाफट से इसको थोड़ा ऑफ कर दें ताकि जो अपना क्रोम है, बस 2-3 मिनट और, ख़त्म हो ही गया है, बैच तो ख़त्म हो ही गया है। पिन कर सकते हो आप, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर हम, कहाँ चले गए हम भाई, हाँ ये रहे, तो पिन कर सकते हो। हाँ जी, फी बुक के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपने YouTube पर देखी और यहाँ तक आप YouTube पर देखते देखते पहुँच गए और आपको मज़ा आया हो, तो अमीबा क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर 9th और 10th से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड होती रहती हैं, बायोलॉजी ICSE से रिलेटेड। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं कल फिर अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, जिसमें आगे इसको हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए आसिफ सर का आपको टाटा बाय बाय।